बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स की टाइप्स क्या है और वो किस किस काम आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम टेंडन और लिगामेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम जॉइंट से पहले बोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। हमने पढ़ा बोन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को कॉम्पैक्ट बोन और एक को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, और बोन्स के मैच्योर सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब बोन्स का काम सिर्फ ना तो मूवमेंट के में हेल्प करना है और साथ ही साथ सपोर्ट भी देती है और प्रोटेक्शन भी देती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि बोन्स मिनरल्स को सपोर्ट करती हैं और साथ ही साथ बोन्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जॉइंट्स के हवाले से। हड्डियां जहां आपस में मिलती हैं ना, उस पॉइंट को हम जॉइंट्स बोलते हैं। अब जॉइंट की डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है? इट इज़ अ लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ें, वो पॉइंट जो है जॉइंट या फिर जोड़ कहलाते हैं। अच्छा, अब जो जॉइंट्स है ना, उनकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, मतलब 3 तरह के डिफरेंट जॉइंट्स होती हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से जॉइंट्स हैं। नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट्स, नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और नंबर 3 जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इमूवेबल जॉइंट्स को। ठीक है, बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है जो कि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अलाउ नो मूवमेंट। अब ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं तो अगर आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें तो आपके जिस्म में वो कौन सी जगह है जहाँ पे इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास, जो कि हमारे सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हमारी स्कल। ठीक है, हमारी खोपड़ी, यानी कि हमारी खोपड़ी में, हमारी स्कल में जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल भी जो है मूव नहीं कर रही होती हैं। वहाँ पे जो जॉइंट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। बेसिकली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब है कि किसी हद तक हरकत की इजाज़त देने वाले जॉइंट्स। ठीक है, यानी कि मूवेबल हरकत करने के काबिल, और स्लाइटली मतलब थोड़े से या किसी हद तक। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट को कहा जाएगा जो किसी हद तक मूवमेंट को अलाउ करेंगे, या बहुत थोड़ी सी या तो ना होने के बराबर। ठीक है, और इनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का नाम देंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रास। ठीक है, अब हमारी जो वर्टिब्री में जॉइंट्स होते हैं ना, वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। वर्टिब्री किन्हें कहा जाता है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि हमारी बैकबोन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं ना, छोटी छोटी सी, जो मिला के पूरी वर्टिब्रल कॉलम बन रही होती हैं, उन्हें हम वर्टिब्रास बोलते हैं। अब वो वाले जॉइंट्स जो हैं वो किसी हद तक हमें मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। ये जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं, एक हद तक आप इनमें हरकत करवा सकते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा आप इनमें हरकत नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ बैकबोन में एक हद तक हरकत होगी। ठीक है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल है। ठीक है, अभी आप अपनी बॉडी में देखें, आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे हाथ में 27 हड्डियाँ हैं, 27 हड्डियाँ हैं, जिनमें जॉइंट्स जो हैं वो इजीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इजीली हमारा हाथ हरकत कर रहा है, और बाजू को अगर आप मूव करें तो ये भी इजीली मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शो अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यानी कि मूवेबल जॉइंट्स दैट शोज अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सारी एग्जाम्पल हैं मूवेबल जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट यानी कंधे का जोड़, हिप जॉइंट हमारे ये जो हिप पे जॉइंट प्रेजेंट होता है वो वाला, और एल्बो जॉइंट हमारी जो कोहनी का जोड़ होता है ना, ये बाजू में, वो वाला। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं मूवेबल जॉइंट्स की। अब मूवेबल जॉइंट्स की कौन सी 2 टाइप्स हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मूवेबल जॉइंट की वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब हिंज का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप अगर सोचने की कोशिश करें तो हिंज का लफ्ज़ आपकी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ।
हमारे जो घर में दरवाजे होते हैं, जो डोर्स होते हैं, वहाँ पे जो जॉइंट होते हैं, जहाँ पे जॉइंट दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है उस चीज़ को हम हिंज कहते हैं, यानी कि कब्ज़ा। ठीक है, दरवाज़ा जो है वो कब्ज़े के साथ मूव करता है, रोटेट करता है। हिंज का मतलब क्या हुआ? अब ऐसा जॉइंट जो दरवाजे की तरह आगे और पीछे को, यानी कि टू एंड फ्रो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि दरवाज़ा जो है वो आगे और पीछे को मूव कर सकता है, लेकिन क्या दरवाज़ा ऊपर और नीचे भी मूव कर सकता है? नहीं ना। तो इसका यही मतलब है। ठीक है, यानी दरवाज़ा जो है एक ही डायरेक्शन में आगे और पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, वो हिंज जॉइंट है। इसी तरह से जो हमारा जॉइंट मूव कर रहा होगा ना, टू एंड फ्रो एक ही प्लेन में मूवमेंट कर रहा होगा, वो क्या होगा? बेसिकली हिंज जॉइंट होगा। ठीक है। अब हमारे बॉडी में कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हिंज जॉइंट की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखें, फॉर एग्जांपल हमारी जो एल्बो है, ठीक है, जिसे हम कोहनी बोलते हैं, कोहनी का जो जोड़ है, एल्बो जो जॉइंट है, आप इसे खुद मूव करके देखें कि आप देखें हमारी कोहनी पे हमारा बाजू मूव कर रहा है, ये एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोहनी साइड्स पे भी जा रही है। ठीक है, ये एक ही प्लेन में हमारी मूवमेंट हो रही है, जिसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, एल्बो जॉइंट जो है ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी में देखते हैं, तो हम अपने नी जॉइंट को देखें तो ये भी एक हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। आप अपनी नी को, अपने घुटने को मूव करते हैं तो वो आगे और पीछे को मूव करती है, दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ़्ट मूव नहीं करती है। तो ये वन प्लेन में टू एंड फ्रो मोशन होती है, जो कि हिंज जॉइंट की एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप है ना, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप अगर इसके ही अल्फाज पे गौर करेंगे, देखें बॉल, अब आप जहन में लाएं कि बॉल की शेप कैसी होती है? बॉल की शेप राउंड होती है। ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में होता है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल की मूवमेंट किस तरह से होगी? बॉल रोटेट करके जा रही होती है। ठीक है, यानी कि फ्रीली रिवॉल्व कर रही है, फ्रीली रोटेट कर रही है। ठीक है, अब ऐसे जॉइंट जो कि बिल्कुल फ्रीली मूव करें, ठीक है, जिस तरह से चाहे मूव करें, उनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव करेंगे। ठीक है, जो कि फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हम अपनी बॉडी में देखें, ऐसे कौन से जॉइंट हैं जो कि बॉल एंड सॉकेट की डेफिनेशन पे पूरे उतर रहे हैं? देखें, फॉर एग्जांपल हमारा जो शोल्डर है, आप इसको मूव करके देखें, ये पूरा, आप अगर इसको गोल गोल घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो ये रोटेट कर रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ भी जा रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है हमारा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल वाला जॉइंट जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक एग्जांपल है। अगर हमें एक और एग्जांपल लें हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की, तो उसमें हमारे पास हमारा हिप जॉइंट आ जाता है। ठीक है, जिसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। हम अपनी टांग को इजीली आगे पीछे, राइट लेफ़्ट और रोटेट, ठीक है, इजीली ये मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑल प्लेन्स में हमारी मूवमेंट हो रही है। तो ये भी जो हमारा हिप जॉइंट है, ये भी एग्जांपल है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। स्टूडेंट्स, अब आपको दोनों टाइप्स ऑफ जॉइंट के एग्जांपल समझ आ गए ना। हिंज जॉइंट के एग्जांपल में हमने पढ़ा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल में हमने पढ़ा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेंडन एंड लिगामेंट। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी तो हो सकती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट दरअसल कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स होते हैं। ठीक है, रिकॉल योर मेमोरी, हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में सेल्स और टिश्यू के बारे में पढ़ा था। वहाँ आपने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में पाए जाने वाला टिश्यू है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट जो हैं कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप्स या फिर दो बैंड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में बोन्स और मसल्स को और बोन्स को आपस में जोड़ने का काम सरंजाम देते हैं। ठीक है, अब इनको डिस्कस करने के लिए हम लोग फर्दर देखते हैं।
स्टूडेंट्स, टेंडन हो या लिगामेंट हो, इन दोनों में कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर क्या है? बारीक बारीक धागा नुमा थ्रेड लाइक प्रोटीन है, ठीक है। टेंडन्स की बात की जाए तो ये टफ बैंड्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब टेंडन की डेफिनेशन किस तरह से की जा सकती है? टफ बैंड्स अटैच मसल विथ बोन्स, ठीक है, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे सख्त किस्म के बैंड्स हैं जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। अब आप तसव्वुर करें कि हमारे जिस्म में जितने भी मसल्स हैं, अगर टेंडन्स ना हो तो वो बोन के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं, और अगर मसल्स बोन के साथ अटैच ना हो तो क्या आपका जिस्म हरकत कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर टेंडन्स नहीं होंगे तो मसल्स के साथ बोन्स अटैच नहीं होंगी, तो इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती, ना ही उसको सहारा मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है लिगामेंट्स, ठीक है। अब लिगामेंट्स जो है ना, बेसिकली ये क्या है? देखें, हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू के ही ये भी बैंड्स हैं जो कि टेंडन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स हैं, धागानुमा प्रोटीन है, लेकिन ये थोड़े से लचकदार भी होते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फ्लेक्सिबल। और इनके एक अहम खूबी ये है कि ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने में मदद देते हैं, ठीक है। अब आप देखें, हमारे जिसमें अगर हम अपने बाजू की बात करें तो ऊपर वाले बाजू में भी एक हड्डी है और नीचे वाले पार्ट में भी बाजू के एक हड्डी है, ठीक है, और ये दरमियान में एक एल्बो जॉइंट से जुड़ रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर हमारा बनाया है। यहाँ पे ये दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम नाम देते हैं लिगामेंट का, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है: कनेक्टिव टिश्यूज विद हाईली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, ठीक है, अटैच बोन विद बोन एंड प्रिवेंट डिसलोकेशन। ये बहुत अहम पॉइंट है। डिसलोकेशन किसको कहा जाता है? अपनी जगह से हट जाना, ठीक है। लोकेशन, देखें, डिसलोकेशन है ना, डिस मतलब बेतरतीब या अलग हो जाना, लोकेशन मतलब जगह का, ठीक है। डिसलोकेशन का मतलब ये हुआ किसी भी जोड़ के ऊपर जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं उनका अलग हो जाना, उनका अपनी जगह से हिल जाना, ठीक है। और इस अमल से रोकने में मदद देते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। ये लिगामेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दोनों तरह से इसको अच्छे से रेडी करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखें, ये जो टॉपिक है ना, ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन में बार बार आ चुका है, ठीक है। ये किस तरह से आ चुका है? देखें, टेंडन और लिगामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस के साथ साथ एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछा जाता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि जॉइंट को डिफाइन करें और साथ में जॉइंट की जो टाइप्स है ना उस पर एक तफसीली नोट लिखें, ठीक है। आपने हर पहलू से इनको अच्छे से याद कर लेना है, इंतहाई आसान टॉपिक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मूवमेंट के बारे में, जॉइंट्स और उसकी टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो कौन सा? मसल एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, मसल्स कैसे मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। बोन्स मूव एट जॉइंट्स, ठीक है, यानी कि हड्डियां जोड़ों पर हरकत करती हैं, ठीक है, एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स। और जब हड्डियां जोड़ों पर हरकत करती हैं तो मूवमेंट वाक़या होती है, यानी कि हरकत वाक़या होती है, ठीक है। ब्रोट अबाउट बाय कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन किसकी? कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। बोन्स जॉइंट्स के ऊपर हरकत करती हैं, ठीक है, और ये मूवमेंट स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो पाती है, ठीक है।
स्केलेटल मसल्स उन मसल्स को बोला जाता है जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच है, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, उसके नतीजे में हड्डियों को हरकत करने में आसानी पैदा होती है, ठीक है। अब ये स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ, किसके थ्रू? एक ख़ास किस्म के टिश्यू के थ्रू, जिसको हम टेंडन्स का नाम देते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, और जब मसल सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके रिजल्ट में बॉडी की मूवमेंट अलाउ हो पाती है, ठीक है। मसल्स विद बोन्स हेल्प अस इन वर्किंग, ठीक है। हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स ना सिर्फ हमें चलने में मदद देते हैं, बल्कि ये हमारा जो फर्दर एक्टिविटीज़ होती है ना, उनमें भी हेल्प करते हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है, और स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर क्या है, और फंक्शन क्या है, और ये किस मैकेनिज़्म के तहत मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रनिंग एंड प्लेइंग ना सिर्फ वॉकिंग में, बल्कि इसके साथ साथ भागने में, एक्सरसाइज करने में भी ये मसल्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब हम कोई भी खेल खेलते हैं, उस दौरान में हमारे जिस्म की जो वर्जिश होती है, उस वर्जिश में भी इन मसल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ मिलकर हमारे जिस्म को खेलने के दौरान मुख्तलिफ हरकत के ज़रिए वर्जिश के अमल से गुजारते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व किया जाए तो इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक ओरिजिन और एक इंसर्शन, ठीक है। ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है, ये दो एक सेपरेट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम देखते हैं ओरिजिन क्या है, ठीक है। ओरिजिन बेसिकली स्केलेटल मसल्स का एक किनारा फिक्स बोन के साथ अटैच होता है, और उस किनारे को ओरिजिन का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि इसी मसल का दूसरा किनारा मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, और इस दूसरे किनारे को इंसर्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछ लिया जाए, तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि ओरिजिन इज़ द एंड ऑफ मसल अटैच विद इन दी मूवेबल बोन। जबकि इंसर्शन की डेफिनेशन अगर आ जाए, इट इज़ द एंड ऑफ द मसल अटैच विद अ मूवेबल बोन, ठीक है। ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मूव करते हैं रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का किरदार क्या है? स्केलेटल मसल्स हमारे जिस्म को और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इस अमल के लिए स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। वो अमल जिसके ज़रिए से स्केलेटल मसल हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसे हम एंटागोनिज़म बोलते हैं, ठीक है। एंटागोनिज़म किसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान मसल्स के पेयर ऑपोजिट जॉब जो है परफॉर्म करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल उसके साथ रिलैक्स करता है, और जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला मसल जो है वो रिलैक्स करता है। ऐसा अमल एंटागोनिज़म कहलाता है, ठीक है। और मसल्स के ऐसे पेयर्स को एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप यूँ लिखेंगे, द फिनोमिना इन विच पेयर ऑफ मसल्स परफॉर्म ऑपोजिट जॉब्स एंड मसल पेयर इज़ नोन एज एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, ठीक है। वो अमल जिसके दौरान स्केलेटल मसल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रिलैक्स करता है, वो एंटागोनिज़म कहलाते हैं, ठीक है। और जबकि ऐसे मसल्स को एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं फर्दर टॉपिक के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। मसल्स कैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर अपने जिस्म पे नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे जिस्म में एक बेहतरीन मिसाल है हमारा बाजू। अब ये जो बाजू है, इस बाजू पे मसल मौजूद हैं, ठीक है। ऊपर एक मसल है, एक नीचे मसल है, ठीक है। हमारी जो फोर आर्म की मूवमेंट हो रही है, आप मूवमेंट करें,
अब इसकी मूवमेंट जो है वो इन दो मसल्स की वजह से हो पाती है, ठीक है, जिन्हें हम बाइसेप और ट्राइसेप बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला मसल होता है इन्हें हम बाइसेप का नाम देते हैं और जो नीचे वाला मसल होता है इसे ट्राइसेप का नाम देते हैं। बाइसेप और ट्राइसेप मसल एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स की एग्जाम्पल है। बाइसेप हमारी फ्रंट साइड पे मौजूद होता है अपर आर्म के, और ट्राइसेप हमारे बैक ऑफ अपर आर्म पे मौजूद होता है। जब हमारे पास बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है। इसके ऑपोजिट जब हमारे पास ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइसेप रिलैक्स होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो देखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओरिजिन और इंसर्शन। अब देखें, बाइसेप मसल हो या ट्राइसेप मसल हो, इन दोनों का जो ओरिजिन है वो पेक्टोरल गर्डल के साथ है, यानी इनका वो किनारा जो फिक्स बोन के साथ अटैच है वो ये है, जो कि पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच है। इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं, ठीक है। बाइसेप और ट्राइसेप का ओरिजिन जो है वो पेक्टोरल गर्डल है, जबकि बाइसेप और ट्राइसेप दोनों का इंसर्शन पॉइंट हमारे फोर आर्म का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब आप देखें, हमारे बाजू में 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है, एक ऊपर, नीचे और बाकी हाथ में होती हैं, ठीक है। दोनों मसल्स का ओरिजिन पॉइंट जो है वो हमारे पेक्टोरल गर्डल के साथ है और इंसर्शन पॉइंट फोर आर्म के नीचे वाली 2 हड्डियों के साथ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मज़ीद टर्म्स हैं, उनको भी समझ लीजिए, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। स्टूडेंट्स, फ्लेक्सर उस मसल को कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेंड कर देता है जॉइंट को, यानी वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को बेंड कर दे वो फ्लेक्सर मसल है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट को स्ट्रेटन कर दे, बिल्कुल सीधा कर दे, वो एक्सटेंसर मसल है, ठीक है। अब आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटली डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इन दोनों को सेपरेटली मेमोराइज करने के लिए एक तरीका है, देखें, आपने जहन में रखना है फ्लेक्सर, ठीक है, फ्लेक्शन से, फ्लेक्सिबिलिटी से, जिसमें लचक हो, ठीक है। फ्लेक्सर मसल वो मसल जिसके कॉन्टैक्ट करने से आपका फोर आर्म एल्बो जॉइंट की तरफ को चला जाए, ठीक है। एक्सटेंशन यानी कि फैलाओ। एक्सटेंसर मसल उस मसल को कह सकते हैं जिसके कांटेक्ट करने से हमारा जो फोर आर्म है वो बिल्कुल सीधा हो जाए, फैल जाए, ठीक है। यानी एक्सटेंसर जिसके कांटेक्ट करने से एल्बो जॉइंट के ऊपर हमारा जो फोर आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम लोग फर्दर मूव करते हैं। देखें, अब इंतहाई इसका एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है, आप इसको ज़रा तवज्जो के साथ देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा किस तरह से स्केलेटल मसल आपके बाजू की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। बाजू, आप अपने फोर आर्म को देखें, जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों साइड पे 2 मसल्स मौजूद हैं, ठीक है। आपको अपनी डायग्राम में भी शो हो रहा है, अपनी स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है ना, उसमें आप देखें सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऊपर वाला मसल जो कि बाइसेप है और नीचे वाला मसल जो कि ट्राइसेप है, यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ठीक है। अब देखें, बाइसेप मसल्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जब ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारा बाजू जो है वो कंधे की तरफ मूव कर जाता है। जब ऊपर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले मसल यानी कि ट्राइसेप मसल बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसके बरक्स जब नीचे वाले मसल्स जो कि ट्राइसेप मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाले मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऊपर वाले मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इस अमल को एंटागोनिज्म बोला जाता है, ठीक है। रिकॉल कर लीजिए, बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा बाजू एल्बो जॉइंट पर बेंड कर जाता है, ठीक है, और इस दौरान में ट्राइसेप मसल रिलैक्स करता है। जबकि दूसरी तरफ जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा बाजू एल्बो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेट हो जाता है और इस दौरान बाइसेप मसल रिलैक्स करता है, ठीक है। स्टूडेंट, इंतहाई आसान मैकेनिज़्म है और मुझे उम्मीद है आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट मसल्स एंड देयर रोल इन मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन
flexors and extensors, differentiate between flexion and extension movement, differentiate between bicep and tricep muscles. ठीक है, यहाँ पर एक टर्म जो रह गई वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है बेसिकली. देखिए स्टूडेंट्स, फ्लेक्शन वो अमल जब फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और आपका फोर आर्म एल्बो जॉइंट पर बेंड कर जाए, इस मूवमेंट को, इस अमल को फ्लेक्शन मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, और एक्सटेंशन वो मूवमेंट जब आपका ट्राइसेप मूव करे और आपका बाजू एल्बो जॉइंट पर स्ट्रेट हो जाए, इस अमल को एक्सटेंशन का यानी कि एक्सटेंशन मूवमेंट का नाम दिया जाता है. इस टॉपिक को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ी सी पिछली टर्म्स रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, हमने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है मसल एंड मूवमेंट. ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, मसल्स हमारी बॉडी में बोन्स के साथ अटैच होते हैं. ठीक है, और अटैच होने के नतीजे में ये बोन्स को मूवमेंट कराने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, मसल्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक कॉन्टैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है. ठीक है, ये हमने अभी सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, जिसको हम लोग एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स बोलते हैं. ठीक है, और ये फिनोमिना एंटागोनिज्म कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, मसल की एग्जाम्पल हमारे फोर आर्म के में पाए जाने वाले बाइसेप और ट्राइसेप की है. ठीक है, अब ये टू हेड्स वाला ओरिजिन रखता है मसल, इसलिए इसको बाइसेप बोला जाता है. और ट्राइसेप मसल वो थ्री हेड्स उसके होते हैं, इस वजह से उसको ट्राइसेप बोला जाता है. ठीक है, बाइसेप हमारे फ्रंट पे होता है आर्म के और ट्राइसेप हमारे बैक पे होता है. ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हमारा बाजू एल्बो जॉइंट पे मूव करने के काबिल होता है. ठीक है, हमने डिस्कस किया कि जब बाइसेप मसल कांटेक्ट करता है, ट्राइसेप रिलैक्स करता है तो हमारा बाजू एल्बो जॉइंट पर बेंड हो जाता है, और जब ट्राइसेप मसल कांटेक्ट करता है तो हमारा बाजू एल्बो जॉइंट पे बिल्कुल रिलैक्स करके स्ट्रेटन हो जाता है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो बाइसेप मसल है वो रिलैक्स करता है. ओके, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स. ठीक है, यानी कि अब इस स्केलेटल सिस्टम के निज़ाम में वो कौन सी ख़राबियां हैं जिनका इलाज होना चाहिए. डिसऑर्डर का लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमुआ है. ठीक है, डिस का मतलब ऑल्टर हो जाना. ठीक है, किसका ऑल्टर हो जाना? ऑर्डर, यानी तरतीब का बेकायदा हो जाना. ठीक है, किसी भी चीज़ का अपनी तरतीब से हट जाना, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स का जिक्र किया जाए तो वो दो तरह के हैं. एक को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जबकि दूसरे को ओस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया जाता है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओस्टियोपोरोसिस क्या है. ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है. ठीक है, और इसका इलाज क्या हो सकता है. देखें स्टूडेंट्स, ओस्टियोपोरोसिस ये दो अल्फाज का मजमूआ है. ओस्टियो का मतलब बोन है, पोरोसिस का मतलब है पोरस. ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस ये दोनों वर्ड्स मिलते हैं तो ओस्टियोपोरोसिस का वर्ड मुकम्मल होता है, और ये ऐसी बीमारी है जो कि सेल्फ डिपिक्शन के ज़रिए अपने आप का इजहार करवा रही है, यानी अल्फाज से इसका मफहूम वाज़ेह हो रहा है. ठीक है, अब देखें इसमें क्या होता है, सुराख बन जाते हैं, हड्डियां नरम हो जाती हैं, बुलबुली हो जाती हैं. इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, डिक्रीज इन बोन डेंसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दो मिनरल्स के नाम हैं. ठीक है, और ये दोनों मिनरल्स हमारी हड्डियों को मजबूती फराहम करते हैं. स्टूडेंट्स, जब कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हड्डियाँ बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, और इसकी कमज़ोरी का नतीजा हमारे हड्डियों के नरम होने की सूरत में नमूदार होता है. ठीक है, ये बीमारी ओस्टियोपोरोसिस कहलाती है. स्टूडेंट्स, ये बीमारी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होती है. ठीक है, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र की ख़वातीन ज़्यादातर इसका शिकार होती हैं. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं स्पेशली इन एडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल. ठीक है, दिस डिसऑर्डर इज़ कॉमन. ठीक है, ओके, फर्दर डिटेल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. अब हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती हैं, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं. ठीक है, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर वन इज़ लैक ऑफ प्रोटीन.
आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट निस्बतन कम है, ठीक है। अगर आपके जिस्म में प्रोटीन कम जाएगी, हमारी हड्डियों की मजबूती मुतासिर होगी, हड्डियों की मजबूती मुतासिर होगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी। इसके नतीजे में ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 इज़ लैक ऑफ विटामिन सी, ठीक है। आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ग़िज़ाइयत की ख़राबी के मसले से दो चार हैं और आपकी खुराक में विटामिन सी नहीं है, ठीक है। विटामिन सी की कमी भी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। नंबर 3 इज़ लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। आप खाना खाते हैं, आप सोते भी हैं, जागते भी हैं, ठीक है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में कहीं भी हमारा एक्सरसाइज, हमारा बॉडी वर्क नहीं है, कोई मुशक्क़त नहीं है। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और हड्डियों की कमज़ोरी से ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी जन्म लेगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत को अपना शियार बनाइए। वर्जिश और एक्सरसाइज जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेहत है तो ही दुनिया की हर नेमत हमारे लिए नेमत का दर्जा रखती है। और अगर आपकी यही सेहत मुतासिर हो जाती है तो स्टूडेंट्स, ये ज़िंदगी, इसकी रंगीनियाँ बिल्कुल, इसकी आसाइशें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, वो आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, ठीक है। इसलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। हमारे जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। उन्हीं हार्मोन्स में एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे जिस्म में कम हो जाए तो नतीजे के तौर पे हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों की कमज़ोरी ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी को जन्म देती है। अब यहाँ पर कुछ अहम इंफॉर्मेशन है, उसे हम देखते हैं। एस्ट्रोजन डिपॉजिट मिनरल्स इन बोन्स, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ओल्ड एज, ठीक है। दीज आर टू बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट्स यू मस्ट kept in योर माइंड, ओके। देखें, अगर हमारे जिस्म में हार्मोन मौजूद हैं, वो हमारे हार्मोन हमारे जिस्म में हड्डियों में मिनरल्स को डिपॉजिट करवाते हैं, कैल्शियम को, फास्फोरस को हड्डियों में जज्ब करवाते हैं। और अगर ये मिनरल्स जो हैं वो ना हो तो क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन अगर हार्मोन ही नहीं है तो ये मिनरल्स, इन मिनरल्स का भी जिस्म में होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो हड्डियों में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हार्मोन ही नहीं है। वो हार्मोन ही तो इन्हें अब्जॉर्ब करा रहा होता है, ठीक है। अब जब ये बोन्स में डिपॉजिट नहीं होंगी मिनरल्स तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी और ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी जन्म लेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जब इंसान अपनी उम्र गुजार के एक ख़ास वक्त से गुजरने के बाद बुढ़ापे की उम्र में दाखिल होता है, बचपन, उसके बाद बलूगत, फिर जवानी और फिर जवानी से बुढ़ापे का फासला तय करते करते हमारे जिस्म में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं जिन्हें हम एजिंग भी बोलते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। अब उन्हीं डेफिशिएंसीज में से एक डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन्स की भी है, ठीक है। हमारे जिस्म में बुढ़ापे के साथ ग्रोथ हार्मोन कम हो जाते हैं और उसकी वजह से मिनरल्स हमारी बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। इसके रिज़ल्ट में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर, बुरबुरी और खोखली हो जाती हैं, ठीक है। और ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी जन्म ले लेती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, दूसरी बीमारी है आर्थराइटिस। अभी तक हमने ओस्टियोपोरोसिस को डिस्कस किया। अब जो दूसरी किस्म है हड्डियों की बीमारी की, जिसका जिक्र आपकी बुक में किया गया है, वो है आर्थराइटिस, ठीक है। अब आर्थराइटिस का जो लफ्ज़ है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये लफ्ज़ी मतलब रखता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जोड़ों की सोजिश का हो जाना, हड्डियों के जो जोड़ हैं उनमें सोजिश आ जाना, ठीक है, उनमें सूजन आ जाना, ठीक है। अब आर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, जिसमें तकलीफ होती है, एंड स्टिफनेस, अकड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जॉइंट्स जो है वो अकड़ जाते हैं, उनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है, पर्टिकुलरली इन दी वेट बेयरिंग जॉइंट्स। ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसे जॉइंट्स जो कि वेट बियर कर रहे होते हैं, ये इस डेफिनेशन का अहम पॉइंट है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जोड़ों में सोजिश पैदा हो जाती है और इससे वो जोड़ मुतासिर हो रहे होते हैं जो कि वज़न उठाने वाले जोड़ हैं, ठीक है। नतीजे के तौर पे तकलीफ़ भी होती है,
सोजिश भी हो जाती है। ठीक है, वज़न उठाने वाले जॉइंट के एग्जाम्पल का अगर जिक्र किया जाए तो 2 एग्जाम्पल का जिक्र हम यहाँ पे कर सकते हैं, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट। ठीक है, हमारी हिप और हमारे जो टांग का वो जोड़ जहाँ पे हमारा पाँव अटैच हो रहा है, ठीक है, जिसे हम एंकल जॉइंट यहाँ पे टखने का जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स आ जाते हैं। अब फर्दर क्या इसकी डिटेल है वो हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, जिस बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं, इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। 2 तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तरीके कौन से हैं? पेन किलर का इस्तेमाल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ठीक है, आप ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो दर्द का ख़ात्मा कर दे, या फिर आप ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो सोजिश को ख़त्म कर दे। ठीक है, आप इस मेडिसिन्स के ज़रिए आर्थराइटिस से निजात हासिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आर्थराइटिस की फर्दर डिटेल्स क्या हैं? आर्थराइटिस की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 इज़ रूमाटाइड आर्थराइटिस, और 3 इज़ गाउट। अब हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस। ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। ओस्टियो का लफ्ज़ बोन के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है और आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ओस्टियोआर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें डीजनरेशन इन कार्टिलेज हो जाती है जॉइंट्स पे, और जो कार्टिलेज मौजूद होती है हमारे जॉइंट में, उसमें क्या होता है कि उसमें डीजनरेशन हो जाती है, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन, जोड़ों के ऊपर लुब्रिकेंट के प्रोडक्शन का अमल कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि लुब्रिकेंट किसको कहा जाता है? बेसिकली ये लुब्रिकेंट कहा जाता है कोई भी ऐसा मादा जो फ्रिक्शन को कम कर दे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा हुआ है। लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है रगड़ को कम से कम करने के लिए। जब भी 2 सरफेसेस को आपस में रगड़ दी जाती है, रब किया जाता है, तो रुकावट पैदा होती है। अब इस रुकावट को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, जब आप हरकत करते हैं तो हमारी हड्डियां हरकत करती हैं, तो जब हमारी हड्डियां हरकत करती हैं तो उनके जोड़ों पे हरकत होने से जो उन मूवेबल जॉइंट्स में हरकत की इजाज़त जो होती है ना, उस दौरान में अगर जोड़ों पर हड्डियों के दरमियान में लुब्रिकेशन ना हो, लुब्रिकेंट मटेरियल ना हो, तो हड्डियां रगड़ खाने लग पड़ती हैं। ठीक है, और जब हड्डियां रगड़ खाती हैं तो उस दौरान पर वहाँ पे सोजिश हो जाती है। ठीक है, सोजिश का नतीजा आर्थराइटिस की सूरत में निकलता है। ठीक है, अब उसका नतीजा ये होता है कि जोड़ों के ऊपर फ्यूजन ऑफ बोन्स हो जाते हैं, हड्डियां आपस में मिल जाती हैं। जब दोनों हड्डियां जोड़ पर रगड़ खाएंगी तो उसका नतीजा ये होगा कि वो अपनी लोकेशन से हट जाएंगी। डिसलोकेशन के नतीजे में, उनकी स्लिपिंग के नतीजे में, दरमियान में मौजूद लुब्रिकेंट के ख़त्म होने के नतीजे में हड्डियों के दोनों किनारे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिससे मूवमेंट के दौरान तकलीफ़ का एहसास पैदा होगा। नेक्स्ट इज़ सेकेंड टाइप इज़ रूमाटाइड आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस की दूसरी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, रूमाटाइड आर्थराइटिस में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स। ठीक है, इस बीमारी के अंदर जोड़ों पर मौजूद मेम्ब्रेन जो है ना, वो सोजिश का शिकार हो जाती है, सूज जाती है, इस पर स्वेलिंग हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? फटीग कहा जाता है थकावट को, फीवर यानी कि बुखार, ठीक है, पेन दर्द होती है, स्टिफनेस इन जॉइंट्स। ठीक है, और क्या स्टिफनेस इन जॉइंट्स क्या है? जोड़ों का अकड़ जाना, यानी जोड़ों में खिंचाव हुआ जाना। स्टूडेंट, अब तीसरी टाइप क्या है आर्थराइटिस की? गोट। ठीक है, बेसिकली गोट क्या है? ये तीसरी किस्म है आर्थराइटिस की बीमारी की जो ख़ास तौर पे अटैक करती है पाँव के जोड़ पे। ठीक है, इसको मारूफ ज़ुबान में हम अपने आम अल्फाज में घंटिया की बीमारी या यूरिक एसिड की बीमारी भी कहते हैं। इसमें मुब्तला शख्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से दो-चार होता है, चलना उसके लिए बहुत महाल होता है। उसकी वजह ये है कि पाँव के जोड़ पर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, और जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इस वजह से पाँव के जोड़ तकलीफ़ का एहसास करते हुए मूवमेंट में दुश्वारी का सामना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स थे जिनको आज हमने समझने की कोशिश की। ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन के लिए आपको इसको लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों के साथ ही साथ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे मेमोराइज कर लेना है। ठीक है,
हमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थराइटिस पे डिटेल लॉन्ग लिखें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि ओस्टियोपोरोसिस से क्या मुराद है, उसकी तफसीलात बयान करें। ठीक है, यानी व्हाट इज़ ओस्टियोपोरोसिस एंड राइट अबाउट इट्स डिटेल। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूँ भी हो सकती है, व्हाट इज़ आर्थराइटिस, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड देयर चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टियो आर्थराइटिस और रूमाटाइड आर्थराइटिस में डिफरेंस बयान करें। गाउट से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थराइटिस का इलाज बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इन तमाम सवालात को जहन में रखते हुए अच्छे से इस टॉपिक को मेमोराइज करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।